बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि दर्शन में। आपके साथ मैं हूं अंजुल सिंह। वर्तमान महामारी के इस दौर में भी हमारे किसान लगातार खेतों में मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंचता रहे। इसीलिए कृषि दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से हम तमाम ऐसी जानकारियां आप किसानों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं जिससे आपके आर्थिक विकास को बल मिल सके। आज के कार्यक्रम में हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे विज्ञान और किसान की, उसके बाद नजर डालेंगे कृषि स्टार्टअप पर और अंत में बात होगी फार्मिंग इंडिया की। सबसे पहले आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान काली मिर्च की खेती कर सकते हैं। उसके बाद आपकी मुलाकात होगी कामयाब किसान डॉक्टर अशोक कुमार से और अंत में आपको बताएंगे मधु शक्ति परियोजना के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। कृषि दर्शन की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान के साथ। भारतीय मसालों की खुशबू पूरी दुनिया में महसूस की जा रही है। हमारे देश की मसालों की पूरे विश्व में मांग बनी हुई है और अगर विश्व पटल की बात करें तो निर्यात के क्षेत्र में मसालों में हमारा देश प्रथम स्थान पर है। इसीलिए आज के कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारे किसान काली मिर्च की खेती कर सकते हैं और इससे ले सकते हैं अधिक से अधिक लाभ। काली मिर्च का इस्तेमाल आमतौर पर गर्म मसाले के तौर पर किया जाता है। भारत में फिलहाल इसकी खेती केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलावा महाराष्ट्र और पुडुचेरी में की जाती है। केरल नंबर 1 है। कुल उपज का 98% हिस्सा इसी राज्य से आता है। सीता महाराष्ट्र की रहने वाली एक अध्यापिका है। गांव में इनकी 15 एकड़ जमीन है। कई साल तक इस जमीन पर धान और अमरूद की खेती होती आ रही थी। शादी के बाद जब सीता इस घर में आई तो उन्होंने ससुराल वालों को बताया कि अगर आप अलग अलग फसलों की खेती करेंगे तो ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। लेकिन ये बात समझने में उन्हें 15 साल लग गए। अब यहाँ चीकू, नारियल, सुपारी, अनानास और केले की खेती होती है। केरल दौरे के दौरान सीता को काली मिर्च की खेती पसंद आ गई। उसके बाद इन्होंने कृषि विशेषज्ञों से सलाह लेकर इसकी खेती शुरू की। आज उनके पास काली मिर्च के करीब 5000 पौधे हैं। काली मिर्च की खेती के लिए तेज धूप और उचित नमी वाला वातावरण चाहिए। तापमान 10 से 40 डिग्री के बीच और नमी 60 से 70%। तटीय इलाकों में ऐसा मौसम आसानी से मिल जाता है। इसके लिए चिकनी बलुई मिट्टी सबसे उपयुक्त है जिसका पीएच मान 4.5 से 6 हो। काली मिर्च के पौधे बेल यानी लताओं की तरह बढ़ते हैं, इसलिए इन्हें बढ़वार के लिए ऊंचे ऊंचे पेड़ों की जरूरत होती है। यही वजह है कि किसान अलग खेतों में काली मिर्च न बोकर ऊंचे पेड़ वाले बागों में लगा देते हैं। काली मिर्च की बुआई 2 चरणों में होती है। पहले चरण में पौध तैयार होगी और दूसरे चरण में पौध की रोपाई पेड़ों की जड़ के पास करते हैं। किसान चाहे तो खुद भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इसके लिए पुरानी बेलों से गांठों वाली शाखाएं काटेंगे और उन्हें मिट्टी और खाद से भरी पॉलिथीन की थैलियों में लगा देंगे। 50 से 60 दिनों में पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाएगी। रोपाई के लिए 1 हाथ चौड़ा और इतना ही गहरा गड्ढा खोदना होगा और तुरंत ही सिंचाई करनी होगी। शुरुआत में दिन में 2 बार सिंचाई करें, फिर हफ्ते में 1 बार। बरसात में सिंचाई की जरूरत नहीं होगी। 15 से 20 दिन पर हाथों से खरपतवार निकालते रहें। जब पौधों में विकास दिखने लगे और लताएं ऊपर चढ़ने लगे तो छटाई कर दें। 2 तने निकले तो बाद में विकसित तने को भी काट कर अलग कर दें। काली मिर्च में कीट अक्सर नहीं लगते, लेकिन आसपास के खेतों में अगर कीट लगे तो फिर काली मिर्च तक भी पहुंच सकते हैं।
जब लताएं पूरी तरह से विकसित हो जाएं, तो उन पर हरे रंग के खूबसूरत गुच्छे दिखाई देने लगेंगे। इसकी तोड़ाई आमतौर पर नवंबर में की जाती है। जब गुच्छे में एक से ज्यादा फल लाल दिखने लगे तो इन्हें तोड़ा जाएगा। सिर्फ तैयार गुच्छे ही तोड़ने हैं। आगे भी जैसे जैसे गुच्छे पकते जाएंगे, तुड़ाई होती जाएगी। इस तरह तुड़ाई खत्म होने में 2 महीने का वक्त लगेगा। एक पौधे से 1.5 किलो सूखी काली मिर्च मिल जाएगी। काली मिर्च का इस्तेमाल दवा के रूप में भी होता है। दांतों के दर्द और मसूड़ों के सूजन के इलाज में काली मिर्च का उपयोग रोगाणु रोधक के रूप में किया जाता है। आयुर्वेद में काली मिर्च को खांसी और सर्दी का रामबाण इलाज बताया गया है। मसाले के रूप में काली मिर्च का इस्तेमाल भारत में प्रागैतिहासिक काल से होता आ रहा है। करीब 2000 ईसा पूर्व इसकी खेती मूल रूप से भारत में ही शुरू हुई थी। बहुत ज्यादा कीमती होने की वजह से इसे काले सोने के नाम से भी जाना जाता था। भारत काली मिर्च की खेती में पहले पायदान पर है। अभी कुछ ही राज्यों में ना तो ज्यादा पूंजी लगती है और ना ही अधिक मजदूर। तो अभी आपने जाना काली मिर्च की खेती के बारे में और साथ ही आपको बताया हमने कि कैसे मसालों का निर्यात लगातार बढ़ रहा है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कृषि स्टार्टअप की, मुलाकात करवाएंगे आपकी कामयाब किसान से। कहीं मत जाइएगा, बने रहे कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा
जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए बात करते हैं कृषि स्टार्टअप की, जिसमें हम आपकी मुलाकात करवाते हैं कामयाब किसान से। शिक्षा और कुछ नया करने की जिज्ञासा सफलता की राह को और आसान बना देती है। आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं कि ऐसे ही किसान से जिन्होंने तमाम चुनौतियों को पार करते हुए कामयाबी हासिल की। जी हाँ, इनका नाम है डॉक्टर अशोक कुमार। आइए जानते हैं कि कैसे कृषि के क्षेत्र में उन्होंने नाम कमाया और आज के समय में अन्य किसानों को भी वो प्रेरित करते हैं। देश की राजधानी दिल्ली के पश्चिमी इलाके में बसा है टीकरी कला, जहां अशोक कुमार का जन्म हुआ। ग्रामीण परिवेश में जन्म होने के कारण शुरुआत से ही इनकी रुचि खेती में थी। यही वजह थी कि इन्होंने बीएससी कृषि की पढ़ाई करने के बाद चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के पशुधन उत्पादन और प्रबंधन में एमएससी की शिक्षा प्राप्त की। तालीम हासिल करने के बाद अशोक कुमार ने कृषि विज्ञान केंद्र के पशु विज्ञान विभाग में विस्तार विशेषज्ञ के रूप में काम करने लगे। कार्य करते करते उन्हें यह एहसास हुआ कि कृषि के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। अशोक कुमार ने नौकरी के साथ साथ मशरूम की खेती करनी भी शुरू कर दी। वे और उनकी पत्नी मिलकर इस काम को करने लगे। मशरूम की खेती कर प्राप्त उत्पाद को वे मंडी में बेचते थे। अशोक कुमार जानते थे उनके द्वारा की जा रही मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। समय बीता, अशोक कुमार ने एक प्रयोगशाला बनाने का निर्णय लिया। वे चाहते थे उनके प्रयोगशाला में ऐसे उत्पाद बने जिससे किसानों को बड़ी राहत देने के साथ साथ उनकी पैदावार बढ़ाने में भी मदद मिल सके। इन्होंने अपनी बचत किए पैसे और कुछ रिश्तेदारों से उधार लेकर स्नो व्यू मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया। समय के साथ ये प्रयोगशाला भारत की नंबर 1 प्रयोगशाला के रूप में जानी जाने लगी। पहले ही साल में इन्होंने मशरूम स्पॉन की प्रति 300 ग्राम बोतल के हिसाब से 17,000 बोतलें तैयार की, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड था। इनकी कड़ी मेहनत और लगन ने सफलता के मार्ग खोल दिए। आज देश के कितने ही किसान मशरूम उत्पादन बटन स्पॉन के लिए इनकी प्रयोगशाला से जुड़े हैं। अशोक कुमार की प्रयोगशाला तमाम आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित है। इस प्रयोगशाला में कृषि एवं उच्च शिक्षा प्राप्त और मशरूम विशेषज्ञों की विशाल टीम 24 घंटे कार्यरत रहती है और अशोक कुमार स्वयं इस टीम का नेतृत्व करते हैं। मशरूम स्पॉन के सर्वोत्तम प्रजातियां यहाँ तैयार की जाती हैं और गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए मशरूम उत्पादकों को मुहैया कराई जाती हैं। यही कारण है कि पूरे देश में इनके प्रयोगशाला द्वारा उत्पादित स्पॉन सबसे अच्छी मानी जाती है। लोग अशोक कुमार को मशरूम मैन के नाम से भी जानते हैं। मशरूम कल्चर के साथ साथ अशोक कुमार के प्रयोगशाला में केचुआ खाद भी बनाया जाता है, ताकि खेतों में रसायन की जगह केचुआ खाद का इस्तेमाल किया जाए और रसायनों से होने वाले हानियों से बचाव हो सके। पढ़े लिखे होने के कारण अशोक कुमार भली भांति जानते हैं कि खेतों में वर्मी कंपोस्ट के इस्तेमाल से अनेक लाभ हैं। इसके इस्तेमाल से पैदावार तो बढ़ती है, साथ ही बढ़ती है किसानों की आमदनी। वे अपने साथ साथ किसानों के भले के लिए उन्हें खेतों में केचुआ खाद का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करते हैं। निरंतर आय प्राप्ति के उद्देश्य से अशोक कुमार ने अपने इस प्रयोगशाला में टिश्यू कल्चर का भी काम किया है। आज इस प्रयोगशाला में गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के तकनीकी सहयोग और सलाह से देश के किसानों के लिए विभिन्न प्रकार के जीवाणु कल्चर तैयार किए जाते हैं, जिससे जुड़कर अनेक युवा किसानों को प्रशिक्षण के साथ साथ रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। डॉक्टर अशोक कुमार को उनके इस सराहनीय कार्यों के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। तो ये थी डॉक्टर अशोक कुमार की कामयाबी की कहानी। इसी के साथ ही आप वक्त छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे फार्मिंग इंडिया की। कहीं मत जाइएगा, बने रहे आप कृषि दर्शन के साथ। छोटा सा ब्रेक।
अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि दर्शन। आइए अब नजर डालते हैं फार्मिंग इंडिया पर, जिसमें हम आपको बताते हैं कृषि जगत की तमाम हलचलों के बारे में। हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि के लिए लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन अगर वो संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण लेकर आगे बढ़ें तो सफलता और आसानी से उन्हें प्राप्त होगी। आइए आपको बताते हैं कि कैसे हमारे किसानों की अतिरिक्त आय के लिए सरकार की तरफ से मधु शक्ति परियोजना को अमली जामा पहनाया गया और कैसे हमारे किसान इससे लाभ ले सकते हैं और अपनी आय में बढ़ोतरी कर सकते हैं। आइए देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। कई वर्षों से कृषि विज्ञान केंद्र पुणे क्षेत्र में महिला किसान विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती कर रही हैं, जैसे गेहूं, दलहन, तिलहन, फल और सब्जियां। पिछले कुछ सालों में कई फसलों के परागण में कमी देखी गई है, जिससे उपज में 20 से 70% की कमी आई है। किसानों की आय में कमी होते देख कृषि विज्ञान केंद्र पुणे ने किसानों के लिए मधुमक्खी पालन को विकल्प के रूप में चुना, ताकि किसानों की आय दोगुनी हो सके। चूँकि परागण और अन्य फसल की उपज में वृद्धि लेने में मधुमक्खियां मददगार साबित होती है।
वर्ष 2019 में मधुमक्खी पालन के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव, बी पॉजिटिव नई दिल्ली और केंद्रीय मधुमक्खी पालन अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान पुणे ने मधु शक्ति परियोजना की शुरुआत की। इस परियोजना को बी पॉजिटिव और PhD ग्रामीण विकास फाउंडेशन नई दिल्ली द्वारा आर्थिक रूप से सहायता भी प्रदान की जा रही है। कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव द्वारा जून में आयोजित संवेदीकरण कार्यशाला में लगभग 295 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यशाला के बाद इनमें से 100 महिलाओं को मधु शक्ति परियोजना के लिए नामांकित किया गया। प्रमाणित मधुमक्खी पालक के रूप में इन नामांकित महिलाओं को कक्षाओं और व्यावहारिक सत्रों के माध्यम से प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रशिक्षण पूरी करने के बाद प्रत्येक महिलाएं मधुमक्खी बक्से की आपूर्ति कराती हैं। कृषि विज्ञान केंद्र नारायण गांव ने मधुमक्खी पालक महिलाओं को तकनीकी सलाह और मदद प्रदान कराती है। साथ ही प्राप्त उत्पादों जैसे शहद को बाजार में बेचने के लिए विपणन मंच भी देती है। वर्तमान में लगभग 239 किलो शहद द्वारा बिक्री, जिसके माध्यम से अभी तक 95,600 रुपए की आमदनी की जा चुकी है। कुछ किसान महिलाएं प्याज और अनाज जैसी फसलों में परागण के उद्देश्य से बीज उत्पादन के लिए स्थानीय गांव के लोगों को क्रियाओं के आधार पर मधुमक्खी के डिब्बे मुहैया कराती है। ये सुविधा स्थानीय गांव वाले प्रति माह 1,000 रुपए प्रति बॉक्स ले सकते हैं, जिससे वे प्रति सीजन 10,000 रुपए तक अतिरिक्त आमदनी कमा सकते हैं। मधुशक्ति परियोजना के तहत महिलाओं को मधुमक्खी पालन, उनकी देखभाल, रोग एवं कीटों से बचाव, शहद निकालने आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है। तो देखा आपने कि कैसे मधुपालन से हमारे किसान अपनी आय में वृद्धि भी कर सकते हैं और साथ ही साथ खेती किसानी में भी इसके सकारात्मक परिणाम देखे जा सकते हैं। इसी के साथ ही आज के कृषि दर्शन में फिलहाल इतना ही, लेकिन अगर आपके कोई सुझाव हैं, आप कुछ सवाल हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा ईमेल पता है krishidarshan@gmail.com। हमारा पता भी नोट कर लें, कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। हमें आपके पत्र और ईमेल्स का इंतजार रहेगा। इसी के साथ ही यहाँ लेंगे आपसे इजाज़त, लेकिन आशा करते हैं कि आज के कार्यक्रम में जो जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई हैं उससे ज़रूर हमारे किसान लाभ लेंगे। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। चलते चलते आपको ये भी बता दें कि अब आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस इस QR कोड को स्कैन करें और जुड़ जाएँ हमारे YouTube चैनल से। नमस्कार।